अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ शनीला अम्मार और मेरे साथ मौजूद है ज़हीर अहमद और आप देख रहे हैं हमारा प्रोग्राम टाकरा। सबसे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना है, बेल आइकन के बटन को प्रेस करना है। कुछ चीज़ें जो थी वो अफ़वाहें उड़ाई गई थी और मैं हर दफ़ा इस फ़ोरम के ऊपर उसके बारे में बात करती थी, लेकिन ज़हीर मेरी बात से एग्री नहीं करते थे। लेकिन आज फाइनली ऑफ़िशियली ऐलान हो गया, वो कौन-सी खबर थी जिसके ऊपर हम हर दफ़ा डिस्कस कर रहे होते थे और वो खबर सच हो गई। उसके इस आप वीडियो देखिएगा तो आपको पता चल जाएगा कि किस खबर की हम बात कर रहे हैं और उसके अलावा कुछ दिनों पहले एक और खबर बुशरा बीबी की तरफ से दी गई थी, आज उसकी भी तरदीद आ गई है। किसने की है तरदीद ये भी हम आज आपको इस व्लॉग के अंदर बताएँगे और कुछ मामलात अदालती भी देखे जाएँगे कि अब पेशावर हाई कोर्ट के जज का भी एक इंटरव्यू आ गया और एक और बड़ी अहम खबर पेशावर के एक सहाफ़ी ने चैनल के ऊपर बैठ के दी है। वो खबर क्या, वो भी हम ज़हीर के साथ डिस्कस करेंगे। अस्सलाम वालेकुम ज़हीर, कैसे हैं आप? जी, वाह इस्लाम, बिल्कुल ठीक-ठाक। अच्छा ज़हीर, मैं जब भी आपके साथ बात करती हूँ तो हमारे ज़्यादातर हमने इस बात को डिस्कस किया शेर अफ़ज़ल मरवत को लेके। हमारा व्लॉग में अक्सर उसका ज़िक्र होता था। लास्ट टाइम जब मैंने आपसे बात की थी तो मैंने उस वक़्त भी कहा था कि एक स्टोरी आई है, वो वी न्यूज़ के हैं ज़ुबैर अली खान, उन्होंने वो स्टोरी दी थी कि इमरान खान ने अपने फ़ोकल पर्सन से शेर अफ़ज़ल मरवत और ईमान नियाज़ी को हटा दिया है। उसके बाद अब और बड़ी ट्रोलिंग हुई उनकी, बड़ी उनको बातें सुनाई गई और ये भी मैंने कहा कि उन्होंने इमरान खान ने कहा कि उन्होंने जो अपना पैरेलल मीडिया स्टार्ट किया, वो उसको भी बंद कर दें। अब ऑफ़िशियली गौहर अली खान की ट्वीट आ गई है, जिसमें उन्होंने कह दिया है कि जी हाँ, इमरान खान ने अपने फ़ोकल पर्सन जो है वो अ, उसको उमर अयूब को, गौहर अली खान को और मेरे ख़्याल में शायद बैरिस्टर अली ज़फ़र हैं शायद, अली इनको अपना ज़फ़र भी है, अरे इंतज़ार पंजोता भी है। जी, पंजोता भी है, इनको कर दिया और जो शेर अफ़ज़ल मरवत है उसको साइड पे कर दिया। फिर हम एक बात और अब उमर अयूब जो हैं उनको ऑपोज़िशन लीडर भी वो बन गए हैं। लेकिन उसके साथ-साथ एक और डेवलपमेंट ये हुई है कि पीटीआई के जो लोग हैं उनको आज़ाद ही डिक्लेयर कर दिया गया है। यानी कि वो सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के भी मेंबर नहीं रहे, यानी कि वो आज़ाद पंची हैं, उनके ऊपर 63 ए लागू भी नहीं होता, अगर कभी उन्होंने पार्टी पॉलिसी से हट के कोई कानून साज़ी भी कर ली। चले वो तो एक अलग बात हो जाती है। लेकिन असल में ये है कि अब शेर अफ़ज़ल मरवत कहाँ पे खड़े हैं? वो धमकियाँ भी देते थे, मीडिया को, सोशल मीडिया को, वर्करों को भी इस तरह से कोई अहमियत नहीं देते थे। इमरान खान ने अब उनको साइड पे कर दिया है। तो क्या वो जो एक पॉपुलैरिटी का उनका ग्राफ ऊपर जा रहा था, वो नीचे आएगा या उसी तरह कायम रहेगा? क्या मतलब उसकी अब हैसियत रहेगी पार्टी के अंदर? जी, बहुत शुक्रिया। अच्छा शर्मिला एक चीज़ देखें, जितनी दफ़ा भी 2 दफ़ा उन्हें 3 दफ़ा ज़िम्मेदारियाँ सौंपी गई थी, तो वो ज़ाहिर है इमरान खान साहब की मर्ज़ी से ही सौंपी गई थी। ये नहीं था कि इमरान खान साहब को लाइलम रखा गया था, उनकी मर्ज़ी से ही और ना चाहते हुए जो गौहर खान थे चेयरमैन थे जो, वो उनको ना चाहते हुए भी साथ खड़ा करते थे। आपको याद होगा कि जब एक दिन इन दोनों का आपस में 1-2 दिन पहले झगड़ा हुआ, या जो मीडिया के ऊपर खबरें चली थी, उसी दिन दोनों ने एक साथ मुलाकात की थी और बाहर आके दोनों ने एक साथ खड़े होके टॉक की थी। तो वो अंदर से इंस्ट्रक्शन थी। अब मसला मामला इस वक़्त ये है कि आपको पता है कि पीटीआई और इमरान खान साहब जो हैं, वो सोशल मीडिया को बहुत सीरियस लेते हैं। और इसी सोशल मीडिया की बुनियाद के ऊपर उनकी स्ट्रेंथ ही सबसे बड़ी वही है और अब इस चीज़ का एतराफ़ जो है वो तो अब पीएमएलएन भी करती है, सारे करते हैं, राना सनाउल्लाह साहब समेत सारे लोग करते हैं कि हमें सोशल मीडिया पे उस तरह एक्टिव होना चाहिए था जिस तरह पीटीआई थी। तो सोशल मीडिया को बहुत ज़्यादा सीरियस लेते हैं, नंबर 1। नंबर 2 आपको याद होगा नियाज़ुल्लाह नियाज़ी की लड़ाई ख़ैर हुई थी, वो उसमें उमैर नियाज़ी थे, नियाज़ुल्लाह नियाज़ी की हफ़्ता भर पहले लड़ाई हुई थी, जिसमें पीटीआई की जो कोर कमेटी के मेंबरान थे, कह रहे थे कि हम जब कोई प्लान करके जाते हैं कि हमने इमरान खान के सामने ये चीज़ें रखनी है, तो वहाँ जाके अपना ये शेर अफ़ज़ल मरवत साहब ऐसी बात कर देते थे, जिससे सारी की सारी वो जो प्लानिंग थी, वो चली जाती थी खुड्डल लाइन। तो इमरान खान साहब जो है वो शेर अफ़ज़ल मरवत की बात को सुन के उनकी यानी कि ये प्लान कुछ और करके जाते थे, वो शिकायतें नुमा वो लेके जाते थे, तो मेन उससे डाइवर्ट कर देते थे। एक तो ये था, दूसरा जिस तरह मैंने सोशल मीडिया का अभी भी इस वक़्त भी सलमान अहमद की और शेर अफ़ज़ल मरवत की आपस में चल रही है, जो सिंगर थे जुनून वाले सोशल मीडिया के ऊपर। मामला यहाँ से बिगड़ा था जब इन्होंने मुबशिर लुकमान को इंटरव्यू दिया और उस इंटरव्यू के बाद इन्होंने जिस वक़्त हुँ। धमकी दी थी, वो इंटरव्यू तो था ही था, जो कि आपको पता है कि अंदर से बैठ के जेल के अंदर से बैठ के उन्होंने जब मीडिया के ऊपर उन्होंने एंकर्स के ऊपर पाबंदी लगाई, जिसमें कमरान शाहिद और मुनीर फारूक के नाम भी शामिल थे, जिन्होंने उन लोगों के इंटरव्यू किए थे जो कि पार्टी छोड़ के जा रहे थे या जिनके इंटरव्यू करवाए गए थे मुबैना तौर पे उस वक़्त। तो ये इन्होंने मुबशिर लुकमान को इंटरव्यू दिया। इंटरव्यू देना जो था वो भी थोड़ा इतना ज़्यादा पसंद नहीं आया चेयरमैन साहब को, बनी चेयरमैन को इमरान खान। लेकिन उसके साथ-साथ फिर उन्होंने आके सोशल मीडिया के साथ न सिर्फ
सोशल मीडिया के ऊपर, एक्स या ट्विटर के ऊपर आगे उन्होंने सामने करना शुरू कर दिया सारा कुछ, बल्कि उसके साथ साथ इन्होंने मीडिया टॉक में भी कहा कि आप मेरे बाप ना बने, आप ये ना करें। आपको याद होगा इमरान खान साहब का जो सीरियसनेस का लेवल है इस मामले को लेके सोशल मीडिया को, उन्होंने कहा था कि सोशल मीडिया के लोग तो मुझे भी डांट देते, और ये बड़ा लाइटर मूड में उन्होंने हंस के कहा था कि मैं इस चीज को माइंड नहीं करता। तो ये असल में सोशल मीडिया के साथ जब से इन्होंने सींग लाया, जब तक पार्टी के अंदर सींग लड़ रहे थे उन्होंने उनको उसी तरह जिम्मेदारियां भी दी जाती रही। और इसकी दूसरी वजह, एक वजह मैंने ये आपको बता दी सोशल मीडिया, दूसरी वजह अब आप देखें एक एक करके हमाद नजर साहब, फिर आज शिबली फराज साहब भी पर्दा स्क्रीन पर आ गए। जैसे जैसे वो वाले जो इनके सीजन और पॉलिटिशियन जो पुराने इनके लीडर थे वो सामने आते जाएंगे, जाहिर है उनको भी जगह मिलेगी, उनको भी आगे जगह मिलेगी। जब वो जगह उन्हें मिलेगी तो जाहिर है उनकी गैर मौजूदगी में जो जिन्होंने जगह ली हुई थी या स्पेस ली हुई थी उसके ऊपर इफेक्ट आएगा। ये एक मतलब सामने नजर आ रहा है। तो अब वो जो कहा जाता था कि वकुला सामने है, सिर्फ वकुला रह गया सामने, ये रह गया, तो ये कुछ 2-3 रीजन थी। इसका मतलब ये नहीं है कि आगे आने वाले दिनों में इमरान खान ने अपने आप को बिल्कुल डिसोन या वो डिस्टेंस पे कर लिया या डिसएसोसिएट कर दिया शेर अफजल मरवत को, लेकिन अभी तक एज ऑफ नाउ जो है वो थोड़ा फासले पे है या थोड़ा सा उस पे है। अब कल कल उन्हें ड्यूटियां क्या दी जाती हैं, क्या होता है, ये फिर आने वाला टाइम देखेंगे। हाँ, और दूसरी बात है कि शेर अफजल मरवत के वर्कर्स के साथ, सोशल मीडिया के लोगों के साथ जो लड़ाइयां थी, उसके अलावा उनकी पार्टी के अंदर भी लड़ाइयां थी ना। कोर कमेटी की 2 दफा मीटिंग का सामने आया जिसमें पता चला कि जी उसके साथ लड़ाई होगी, इसके साथ लड़ाई होगी। अच्छा, एक और जहीर मामला है जी के बिशा बीबी ने पिछले दिनों इल्जाम लगाया था कि मेरे खाने के अंदर हार्पिक के 3 ड्रॉप्स डाले गए। हमने इसके ऊपर यहाँ पे भी बात की थी कि उन्होंने सहाफियों से ये बात की, सहाफियों ने जब काउंटर क्वेश्चन किया तो बदतमीजी करने लगे। फिर इमरान खान ने कहा कि मेरी वाइफ की बातों को सीरियस मत ले, इनको मीडिया को टैकल करना नहीं आता। आज इमरान खान की और बुशा बीबी के जो जाती मौलज है डॉक्टर आसिम, उन्होंने कहा है कि जी बुशा बीबी का गए हैं, मुआयना किया, और उन्होंने कहा कि जी कोई जहर के असरात हमें इस तरह से नहीं मिले, कोई चीज पहले दी गई पता नहीं है, लेकिन अभी ऐसा कुछ नजर नहीं आ रहा कि उनको कोई जहर वगैरह दिया गया हो। तो ये तो अब उनके जाती मॉलेज की ये जो है सामने बात आ गई, जिसमें उन्होंने कहा है कि जी जहर वाली कोई बात हमें नजर नहीं है, ना लग रहा है कि उनको कोई जहर वगैरह दिया गया। कुछ खा के तबियत खराब हुई होगी, और ये बाज़ दफा हो भी जाता है, खाना खा के तबियत लोगों की खराब हो जाती है। तो ये अब उनके जाती मौलिक सामने आ गए, और उनकी ये चीज आ गई, और उनके खारपिक वाले के ऊपर इतना मजाक भी बना। तो बेहतर नहीं होता कि आप ऐसे इल्जाम ना लगाएं जिससे मजाक बने? कल कल को कुछ सीरियस बात हो तो लोग फिर आपकी बात को सीरियस नहीं लेंगे। नहीं, बिल्कुल बात ठीक है। आपको याद होगा 2 दिन पहले जब हम व्लॉग कर रहे थे, इसी टॉपिक को हमने डिस्कस किया था, और हमने एक चीज़ को डिस्कस किया था कि क्या कोई इतना स्पेसिफिक करके बता सकता है कि इतने कतरे फलाना चीज़ के डले हैं और वो भी इस ब्रांड के डले हैं। तो वो अगर कोई इतना बता सकता है तो उसने खाने से पहले उसको मुतनब्बे क्यों नहीं कर दिया था? तो मसला ये है कि अगर जज या अदालत, जिन्होंने भी डॉक्टर आसिम को इजाज़त दी, जो कि इनकी मर्ज़ी के डॉक्टर थे, मौलिस हैं इनके, अगर वो इजाज़त ना दे जाते तो ये चीज़ें देखें उसमें शकूक-ओ-शुबात में चली जाती। अब जब खुद उनकी मर्जी के डॉक्टर ने आके इस चीज की तफ्तीश या तहकीकात कर ली है कि सारी रिपोर्ट्स वगैरह भी ठीक है, वो फिट है, ठीक है, मतलब है वो जलन चलन में शदे में तो हर बंदे में होती है। आजकल आप रोजा खोलते हैं तो आपको जलन शुरू हो जाती है, तो कोई भी पकौड़े ज्यादा खा ले। तो अदरवाइज जो है वो मेरे ख्याल में ये बहुत अच्छा फैसला था कि उनको वो करने दिया गया है। इन्होंने मेरे ख्याल में एक एहतियाती तदबीर के तौर पे एक स्ट्राइक की थी या एक बात की थी आगे, जिसमें जिस तरह माजी में आपको पता है मरियम नवाज ने पूरा पूरा इल्जाम लगा दिया था कि इमरान खान जहर दे रहा है नवाज साहब को, और इन्होंने दिया जहर। तो इस तरह की चीजें सामने आती रहती हैं, और मेरे ख्याल में ये बहुत मंतकी एक नतीजे पे पहुंचा है कि अगर डॉक्टर को ना इजाजत दी जाती तो और शक व शुबा पैदा होना था। ये बहुत अच्छा फैसला था कि डॉक्टर साहब आए हैं और उनकी मर्जी के डॉक्टर साहब आए हैं, और उन्होंने आगे सारी चीज को क्लियर कर दिया। अच्छा ज़हीर, एक बड़ी अहम खबर है, एक बड़ी न्यूज़ चली किसी मतलब बहुत बड़े लीडिंग चैनल के ऊपर नहीं थी, लेकिन जिस एंकर ने वो बात की थी वो बड़ा पीटीआई सपोर्टर एंकर है, अब्बास शबीर। आपको याद होगा वो प्लास्टर उठा के एक तस्वीर भी निकली थी, उसमें भी अब्बास शबीर थे। उनके साथ एक खैबर पख्तूनख्वा के सहाफ़ी बैठे हुए थे और साथ पीटीआई का भी बंदा था, लेकिन वो जो बात उन्होंने की वो सोशल मीडिया पे चली, अभी तक उसकी कोई तरदीद नहीं। उन्होंने कहा कि ये बड़ी एंटी एस्टैब्लिशमेंट बनते, लेकिन हाल इनका ये है कि जी पहली जो मीटिंग थी खैबर पख्तूनख्वा की, वजीर आला सारी कैबिनेट को लेके पिशावर कोर कमांडर गए। पिशावर कोर कमांडर के घर में वो पहली कैबिनेट की मीटिंग हुई, और कोई अभी तक रिबटल नहीं आया, कहीं कुछ से तरदीद नहीं आई। वो जो एंकर थे वो भी हम नहीं कह सकते कि कोई दूसरे पार्टी के थे कि उन्होंने कोई प्री प्लान ऐसा प्रोग्राम करवा दिया होगा। ये एक तरफ आप एंटी स्टैब्लिशमेंट बन रहे हैं, आज भी जो है अमीन गंडापुर उनकी बढ़ के सुन रहे थे कि हम वफाक से छीन लेंगे पैसे ले। दूसरी तरफ जब ऐसी खबरें आए तो क्या इमेज बन रहा होगा अवाम के अंदर, जहां पे ये कहा जाए कि पूरी की पूरी कैबिनेट उठ के कोर कमांडर के घर चलेगी, वहां पे जाके मीटिंग कर रही है।
नहीं, इसमें देखें, एक तो खबर अब ये कितनी ऑथेंटिक है इसको भी देखना पड़ेगा, नंबर 1। इसमें 2 चीज़ें 3 चीज़ें हैं इसमें। पहले तो ये कि खबर कितनी ऑथेंटिक है। अगर है इस तरह की, अच्छा एक चीज़ और भी है कि यहाँ पे एंटी एस्टैब्लिशमेंट बयानियाँ अनफॉर्चुनेटली, खा वो पीपल्स पार्टी हो, खा वो नून लीग हो, खा वो पीटीआई हो। अनफॉर्चुनेटली एंटी एस्टैब्लिशमेंट बयानियाँ उस वक़्त तक होता है जब एस्टैब्लिशमेंट जब तक आपके साथ नहीं मिलती, हाथ नहीं मिलाती। लेकिन और जब पसे पर्दा भी डायलॉग चल रहे होते हैं, पसे पर्दा भी सारा कुछ चल रहा होता है, सामने आगे कुछ और बातें चल रही होती हैं, बयानात कुछ और चल रहे होते हैं। लेकिन इसमें उससे अहम चीज़ है शर्मिला, अगर मैं 1 मिनट के लिए मान लूँ कि ये मीटिंग वहाँ पे हुई है, तो फिर ये मामला कि उनका जो नाम आ रहा था, उनकी कैबिनेट में जिन लोगों का 9 मई के हवाले से नाम था, इनके ऊपर जो मुकदमे थे, उनका क्या होगा? हम सियासतदानों को तो हम आगे तनकीद का निशाना बनाना शुरू कर देते हैं। बिल्कुल सही, लेकिन मीटिंग बिल्कुल अगर किसी सही। कोर कमांडर ने की है, तो फिर दूसरी हुँ, साइड क्या सोचती है कि कल-कलां तो उनके हाँ। नाम आ रहे थे, कल-कलां तो अदालतों के अंदर से तो उनको उस तरह का कोई नहीं भी क्लीन चिट मिली अगर कॉल आपके। तो फिर अगर सियासतदान जाके मिलते हैं, ये तनकीद करते हैं, फिर दूसरी साइड को भी तो हमें देखना चाहिए ना कि वो क्या कर रहे हैं। हाँ, एक तरफ तो 9 मई आपकी रेड लाइन थी, 9 मई के लोगों को आपने मंतकी अंजाम तक पहुँचाना था, आपने उनको माफ़ नहीं करना, दूसरी तरफ आप उनकी पूरी कैबिनेट को अपने साथ बिठा के मीटिंग कर रहे हैं और आप कह रहे हैं कि गंडापुर जो है वो 9 मई के मामलात में मुलव्विस था और उसके बाद आप उनको लाके मीटिंग करें, तो सही बात है, फिर सियासतदान तो सर्वाइवल चाहता है, आप फिर सियासतदान को खुद ही ये सारा कुछ करने दे रहे हैं और उसके बाद खुली छुट्टी भी दे रहे हैं। बिल्कुल, बिल्कुल। ये देखिए ना, मतलब आप ये देखें कि हमेशा हम कहते हैं कि उसे मुशर्रफ से डील कर ली। हमेशा हम कहते हैं कि पीपल्स पार्टी बेनज़ीर भुट्टो ने दुबई में मुलाकातें करके अमीन फ़हीम के ज़रिए उससे डील की थी। हमेशा हम कहते हैं कि इमरान खान साहब इस वक़्त डील करने के चक्करों में हैं। लेकिन ये देखिए ना कि जिस वज़ीर-ए-आज़म नवाज़ शरीफ को 99 में उतार के, उनको गद्दार साबित करके उन्हें उतारा गया था, फिर वही वाली एस्टैब्लिशमेंट उससे डील कर रही होती है, तो वो क्यों कर रही होती है फिर? ये फिर क्या हाँ। मसला है? इसका मतलब फिर इनकी अपनी मजबूरियाँ ना सियासतदान के बगैर ये भी मुल्क नहीं चला सकते। अच्छा ज़हीर जमात इस्लामी के अमीर बन गए हैं जी हाफ़िज़ नईमुर रहमान। आप उसको कैसे देख रहे हैं? क्योंकि हाफ़िज़ नईमुर रहमान बड़े अग्रेसिव हैं, पीपल्स पार्टी के साथ उनका हमेशा से एक मुखासमा चलता रहता है। पीटीआई के काफ़ी वो क्लोज़ हैं, वो पीटीआई के साथ मुसालहत जो करना करना चाहते हैं उनमें से हैं। तो मेरे ख़्याल में हाफ़िज़ नईम के बनने के बाद हमें जमात इस्लामी की तरफ से आपको कोई अग्रेसिव मूवमेंट चलती हुई नज़र आएगी या जमात इस्लामी जिस तरह की होती है उसी तरह रहेगी? अच्छा शर्मिला, इस पे जाने से पहले ना, सबसे पहले तो मैं एक चीज़ को एप्रिशिएट करूँगा एज़ कंपेयर टू पार्टी इलेक्शन, पीपल्स पार्टी, पीटीआई, नून लीग, उनके किस किस्म के इलेक्शन होते हैं, सब कुछ पहले पता होता है कि ये होने वाला है और उसी तरह होता है, उसमें कोई चीज़ नहीं, फिर उसके ऊपर सवालात इतने उठते हैं, कुछ सवालात वो इलेक्शन कमीशन डिस्कस कर लेता है, कुछ पार्टियों को छोड़ देता है, जाने देता है, लेकिन मैं जमात इस्लामी का इस हवाले से बहुत बड़ा फैन हूँ, एक प्रॉपर सिस्टम है। अभी आप देख लें, सिराजुल हक साहब और लियाकत बलोच जैसे बंदे जो थे, वो इसके अंदर थे, लेकिन 45,000 वोट जो थे वो टोटल कास्ट हुए हैं और किस तरीके से हाफिज नईम और रहमान साहब जो है वो सामने आ गए। मेरे ख्याल में इंटरनल पार्टी इंटर पार्टी इलेक्शन की इतनी शफाफियत मेरे ख्याल में जो जमात इस्लामी लेके चलती है ना, इसके आगे कोई, ये बल्कि सबके लिए एक लिविंग एग्जांपल होनी चाहिए कि ये होता है इलेक्शन पार्टी का एक नंबर 1। नंबर 2 देखें, इससे पहले मुनव्वर हसन साहब जो थे उनका ताल्लुक कराची से था, मियां तोफैल साहब जो थे लाहौर से थे, केपी से काजी हुसैन अहमद और सिराजुल हक साहब थे, खुद मदूदी साहब तो चले बाद में, उनके बाद मियां तोफैल वगैरह आए थे। लेकिन जो मुनव्वर हसन साहब का भी वो एक कंट्रोवर्शियल बयान आया था, आपको याद होगा, उसामा बिन लादेन साहब के हवाले से, उसके बाद उनका थोड़ा सा वो काफी चीजें मुतनाज़ा हुई थी। लेकिन मेरे ख्याल में ये बड़ी सेन वॉइस है, बड़े असूल वाले हैं हाफिज नईमुर रहमान साहब। शख्सियत जरूर मैटर करती है शलीला, लेकिन जमात इस्लामी के अंदर शख्सियत के साथ साथ जो इनका सिस्टम है वो बड़ा मैटर करता है। मतलब है इसमें शख्सियत ये नहीं है कि मार्शाल्लाह की तरह कोई आमिर की तरह पार्टी को लेकर चलती है, बकायदा इनका एक पूरा सिस्टम है जो फैसले करता है, लेकिन फेस होता है लीडर्स में कोई शक नहीं है। और हाफिज नईम रहमान साहब का मुर्जा जो को वो वहां को जो मेयर बनाया था उसके टाइम से लेके, यानी कि अगर कराची की लोकल सतह पे भी देखें, बड़े एग्रेसिव रहे। अभी इनको याद होगा आपको कि इनको कहा गया था कि आप जो है ना वो जीत गए, तो उन्होंने इनकार कर दिया था कि मैं फॉर्म 45 के मुताबिक नहीं जीता। तो जिसके ऊपर उन्होंने गिनती करने का कहा था, वो कल इनको वहां पे इनको क्लियर चिट मिली है और जिसके ऊपर गिनती करने का कहा गया था, वहां से इनकी जो इलेक्शन कमीशन ने बकायदा फतह जो थी वो डिक्लेयर की थी। लेकिन आज वो पता नहीं अब मीर जमात इस्लामी एन ए या उसकी छोटी सीट रख सकते हैं, नहीं रख सकते। लेकिन बहरहाल ये एक अच्छा इजाफा है और हाफिज नईम रहमान साहब का काफी रिस्पेक्ट है, उनकी इज्जत बहुत ज्यादा है और जमात इस्लामी के वैसे ओवरऑल बड़ा अच्छा सिस्टम है। तो मेरे ख्याल में जमात इस्लामी को
जिस तरीके से वो चल रही है उससे थोड़ा आगे ही लेके जाएंगे। अच्छा चलें एक हम लास्ट टॉपिक जो है उसको वाइंड अप करते हैं। खत बड़ा चर्चा था, 6 जजों ने खत लिखा, फिर 8 जजों को एक खत मिला, कल 4 जजों को एक खत मिला, वही एंथ्रेक्स, फिर वही चीजें बनी हुई। वो किसी रेशमा ने लिखा था, ये किसी और ने लिखा है। उसके अलावा पेशावर के जो चीफ जस्टिस हैं जो रिटायर हो रहे 15 अप्रैल को, उन्होंने खत लिख दिया कि जी पसंदीदा जजेस जो सुप्रीम कोर्ट में जाते हैं, हालांकि वो सीनियोरिटी में 38 नंबर के ऊपर आ रहे हैं। और उसी पेशावर हाई कोर्ट से मसरत हलाली जो थी वो सुप्रीम कोर्ट के अंदर आई है पसंद नापसंद के। लेकिन मसला ये कि जो आ रहे हैं खत इतने लिखे जा रहे हैं, अब काम शुरू हो गया, वो भी खत लिख देगा, ये भी खत लिख देगा, एंड पे आके मुझे लगता है नहीं खत, और जो धमकियों वाले खत आ रहे हैं इन्होंने तो वैसे ही एक खत्म कर दिया है ना, डर और खौफ, या लोग उसको सीरियस लेना छोड़ दें कि मतलब ये क्या खत आ रहे हैं जजों को। अब तो खैर काजी फायजीसा को आ गया, जस्टिस मंसूर अली शाह को आ गया, तो और ये पेशावर के हाई कोर्ट ने जज लिख दिया। अब ये खत ही खेलते रहेंगे ये जज। अब 15 अप्रैल को आप जा रहे हैं तो आज आपको शिकवा करना याद आ रहा है कि मैं पसंदीदा नहीं था तो इसलिए मैं सुप्रीम कोर्ट का जज नहीं बना। तो काजी फायजीसा तो आप हैं, उससे पहले वाले जो जज थे क्या आप उनके भी पसंदीदा नहीं थे? हाँ, नहीं ये बात ठीक है कि इसमें इंटरनली जो प्रमोशंस होती हैं, आपको याद होगा जो 2 कराची, एक लाहौर की आयशा मलिक जिस वक्त हुई थी ऐड, उनका एलिवेट हुई थी सुप्रीम कोर्ट में, और दूसरा फिर वो सिंध के थे, उसके ऊपर भी बड़े लंबे चौड़े सुप्रीम जुडिशियल काउंसिल के बकायदा ऑडियो सामने आई थी इन सबकी, और वो बकायदा मतलब पब्लिक की गई थी, ये नहीं कि ऑडियो लीक ऑडियो थी, बकायदा उसको पब्लिक किया गया था, उसके अंदर भी काफी सारी चीजें आई थी सामने। तो सीनियरिटी का ये अभी का मसला नहीं है, ये शुरू से चलता आ रहा है, ये भी बात आपकी ठीक है कि ये कोई अभी तो नहीं, पिछली वाली जो थी उसमें भी थे, अभी उन्होंने खैर काजी फैसल साहब से भी शिकवा किया। ये जो 6 जजों ने एक खत लिखा था, अब उसके बाद अगर चीफ जस्टिस साहब के इस खत को साइड पे कर दें तो 6 जो एंथ्राक्स वाले खत आ गए अलग अलग करके, 4 ये अब फिर आ मामले गए, को पता नहीं है। तो एंथ्रिक्स वाले 4 और आ गए ना कल। और वही मैं कह रहा हूँ ना, जितने खत उधर से एक खत 6 जजों ने लिखा था, इधर वो उन 6 जजों को अलग अलग अगर तादाद गिनी जाए तो वो इतने उसमें तादाद में जितने टोटल जज थे इतने खत और बन गए। तो ये पता नहीं मसले को, मामले को किस तरीके से मामले को इधर उधर तवज्जो हटाने के लिए किया जा रहा है, क्योंकि देखिए ये सारे बाई कोरियर आते हैं, कोई बाई हैंड नहीं देके जाता। कोरियर वाली जगह पे अगर वहां पे कौन देके गया था, कैमरा शैमरे लगे होते हैं, वहां पे इसकी तहकीकात होनी चाहिए। कल भी किसी ने बात की थी कि इस तरह बिल्कुल इस तरह नहीं मामले को छोड़ देना चाहिए, इसकी तहकीकात की जानी चाहिए। और अगर अगर तहकीकात नहीं की जाती इस मामले की, और तो फिर इस तरह ज्यादा सवाल उठेंगे कि ये कौन भेज रहा है। ज़्यादा, हाँ, ज़्यादा सवालात उठेंगे। दूसरी बात है कि जो चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी के अंदर एक चीज़ थी ना कि जजों की जो अपॉइंटमेंट है वो पार्लियामेंट करे, तो मेरे ख्याल में शायद इस जज के खत के ज़रिए इस तरफ भी सोचा जाए कि पार्लियामेंट उसको लेके, जैसे बाकी दुनिया के अंदर भी कोई ना कुछ सिस्टम बना हुआ होता है, तो वो पीपल्स पार्टी उस वक़्त भी बनाना चाही थी, लेकिन जस्टिस इफ्तिखार चौधरी ने फिर उनको धमकियाँ दी, तो उनको ये तरमीम खत्म करनी पड़ती। 2/3 अक्सरियत आ चुकी है इनके पास कौमी असेंबली में भी, और 2/3 अक्सरियत इनके पास आ गई है सेनेट में भी इत्तेहादी हुकूमत के पास। तो इनको अच्छी कानून साजी अब कर लेनी चाहिए, जो मुल्क के अंदर आइंदा जो ऐसे जो शिकवे शिकायत उनका रास्ता बंद करें। चले जी, फिर हम मुलाकात करेंगे आपसे, देखते हैं कि अब आगे पाकिस्तान की सियासत में क्या रुख इख्तियार करते हैं। वैसे तो अब मेरे ख्याल में ईद के करीब है, दिन-दिन शायद कोई इतनी सियासी एक्टिविटी नज़र ना आए, लेकिन चलिए जी आपसे कल मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।